नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दबाव में नहीं आएंगे, सही वक्त पर होगा फैसला। अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह की खड़ी खबर में आगे जिक्र होगा कि जमुई में गर्जा अमित शाह बोले पहला चरण बता गया, बिहार ने जंगल राज को कर दिया रिजेक्ट। आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार वासियों का जताया आभार, महागठबंधन पर बरसे, कहा जंगल राज नहीं आने देंगे। इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि गिरिराज सिंह ने लालू यादव को बताया जंगल राज का प्रतीक, पीके के बारे में कही ये बात। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि एनडीए के पास हर जगह के लिए अलग योजनाएं। औरंगाबाद में बोले पीएम मोदी किसानों को सालाना 9,000 रुपए देने का किया वादा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दबाव में नहीं आएंगे, सही वक्त पर होगा फैसला। अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह की खड़ी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दावा किया गया कि पाकिस्तान, चीन और रूस समेत कई देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। दावे के साथ ही उन्होंने अमेरिकी सेना को भी परमाणु परीक्षण करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दुनिया भर में परमाणु परीक्षण करने की एक बार फिर से रेस शुरू हो गई है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा या परमाणु परीक्षण के मामले में किसी अन्य देश के दबाव में नहीं आएगा। सरकार राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर फैसले लेगी। अमेरिका और पाकिस्तान के संभावित परमाणु परीक्षण की चर्चाओं पर राजनाथ सिंह ने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि भारत वही करेगा जो उसे सही लगेगा, वो सही समय पर सही कदम उठाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जमुई में गर्जा अमित शाह बोले पहला चरण बता गया, बिहार में जंगल राज को कर दिया रिजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जमुई में रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग में ही बिहार की जनता ने लालू राबड़ी और राहुल गांधी की पार्टियों को नकार दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मतदाता जरा सी चूक करेंगे तो बिहार में फिर से जंगल राज लौट आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद दावा किया कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की पार्टियों का सफाया हो चुका है। जमुई की चुनावी सभा में संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 11 नवंबर को ऐसा बटन दबाना कि झटका सीधा इटली तक पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता ने पहले ही चरण में यह स्पष्ट कर दिया है कि जंगल राज चाहे भेष बदल कर आए या चेहरा बदलकर उसे वापस आने नहीं दिया जाएगा। राजद और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के शासन में बारात के साथ उगाही के लिए हथियारबंद लोग पहुंचते थे। उस दौर में अपहरण, फिरौती और नरसंहार आम बात थी। 20 से अधिक बड़े नरसंहार बिहार की धरती पर हुए, जिनके कारण उद्योग धंधे बंद हो गए और राज्य पिछड़ता चला गया। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगल राज का अंत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 वर्षों में बिहार के हर हिस्से में विकास की नींव रखी। सड़कों, पुलों, बिजली परियोजनाओं, गन्ने और इथेनॉल फैक्ट्रियों के जरिए बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाया गया। आने वाले 5 साल बिहार के विकसित राज्य बनाने के होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार वासियों का जताया आभार, महागठबंधन पर बरसे, जंगल राज नहीं आने देंगे, कहा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में पहले चरण का चुनाव में जनता ने रिकॉर्ड मतदान किया है ताकि जंगल राज की वापसी नहीं हो। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि बिहार की जनता फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को जीत दिलाएगी। प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद में एक चुनावी सभा में कहा कि बिहार के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, महिलाओं ने भी सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने घोषणा पत्र पर बात नहीं करते क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। उनका कहना था कि बिहार की जनता को उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों पर भरोसा है और राज्य पर पवित्र गंगा की कृपा बनी हुई है। पीएम मोदी ने केंद्र एवं राज्य सरकारों की उपलब्धियों का सिलसिलेवार जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के भविष्य के विकास, विनिर्माण, फूड प्रोसेसिंग यूनिट समेत सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने वादा किया मैंने पूरा किया। पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने तथा आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन लागू की गई, रिटायर्ड सैनिक के खातों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिरिराज सिंह ने लालू यादव को बताया जंगल राज का प्रतीक, पीके के बारे में कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में उत्साह चरम पर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर तीखा प्रहार करते हुए दावा किया कि 2025 के चुनाव में एनडीए 2010 की तरफ शानदार जीत हासिल करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि 2025 में एनडीए बड़े मतों के अंतर से चुनाव जीतेगी। एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं और इसके पीछे अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सिंह ने 2010 के चुनाव परिणामों को दोहराने का भरोसा जताया।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए के पास हर जगह के लिए अलग योजनाएं। औरंगाबाद में बोले पीएम मोदी किसानों को सालाना 9,000 रुपए देने का किया वादा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच पीएम मोदी ने शुक्रवार को औरंगाबाद में रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसानों से वादा करते हुए कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो राज्य के किसानों को सालाना 9,000 रुपए मिलेंगे। मौजूदा समय में पूरे देश के छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के पास हर क्षेत्र के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग योजनाएं हैं। कहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर बल दिया जा रहा है तो कहीं टूरिज्म का विकास हो रहा है, कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों का विस्तार किया जा रहा है तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जहां जैसा सामर्थ्य है वहां वैसे ही इंडस्ट्री लगाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि वो अपने वादे पूरे करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था राम मंदिर बनेगा और डंके की चोट पर राम मंदिर बन गया। मोदी ने वादा किया था अनुच्छेद 370 की दीवार गिरेगी और अनुच्छेद 370 हट गया। मोदी ने बिहार की इसी धरती से कहा था कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा और फिर देश ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखा। हमारे सैनिक परिवार पिछले 4 दशकों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने हर बार उनसे झूठ बोला। मैंने अपने सैनिक भाइयों और बहनों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने पूरी भी की है। इन 11 वर्षों में हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों बहनों और उनके परिवारों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में एनडीए की सुनामी, महिलाओं की वोटिंग से गदगद जेडीयू का दावा, विपक्ष हो गया साफ। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग से सभी दल खुश हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर उमड़ने को जेडीयू शुभ संकेत मान रही है। ऐसे में जेडीयू भारी जीत का दावा कर रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि बिहार में एनडीए की सुनामी चल रही है। इस सुनामी में विपक्ष पूरी तरह से साफ हो गया है। गुरुवार को पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और पहले चरण के मतदान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगभग 65% वोटिंग होने पर एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उत्साहित हैं तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर भी अपने दावे कर रहे हैं और राज्य मतदान को बिहार में बदलाव किए जाने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ग्राहकों से स्थानीय भाषा में बात करें, बैंक कर्मचारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का खास संदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत में बैंकिंग व्यवस्था न केवल पैसों के लेन देन के लिए है बल्कि एक मजबूत भरोसे और जुड़ाव का भी प्रमाण है। अब इसी रिश्ते की और मजबूत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास संदेश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों के कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ उनकी यानी स्थानीय भाषा में ही बात करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा था कि ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए शाखा कर्मचारियों को स्थानीय भाषा आनी ही चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि ग्राहकों से जुड़ाव कम होने से क्रेडिट सूचना कंपनियों पर निर्भरता बढ़ गई है। ये कंपनियां आंकड़े अद्यतन करने में लंबा समय लेती हैं, जिसके कारण ग्राहकों को कर्ज देने से मना कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस एकमात्र आलोचना का वो बचाव कर रह सकती है वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मातृभाषाओं के लोगों को नियुक्त न करने की नीति। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किसी बैंक के लिए अपना व्यवसाय चलाने के लिए स्थानीय ग्राहक आवश्यक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिलीपींस ने पहली बार दुनिया को दिखाई भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत, चीन के द्वीप तक कर सकेगी मार, ड्रैगन की बढ़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स ने शुक्रवार को अपने 75वीं वर्षगांठ समारोह में ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी का अनावरण कर दिया है। मरीन कॉर्प्स ने अपने पहले ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी बैच को दुनिया को दिखाया है। जम्बालेस स्थित बेस से ब्रह्मोस स्कॉर्बोरो शोल तक पहुंच सकता है। स्कॉर्बोरो शोल साउथ चाइना सी में स्थित द्वीप है और इस पर बीजिंग का नियंत्रण है। ऐसे में प्रतिद्वंदी फिलीपींस को मिली ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी चीन की चिंता को बढ़ा सकती है। आरटीवीएम के मुताबिक फिलीपींस पीएमसी ने शुक्रवार को जाम्बलेस में स्थित अपनी पहली ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी का खुलासा किया। ये बैटरी 2 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर, जिनमें से प्रत्येक में 2 मिसाइलें हैं। इसमें 3 सहायक वाहन, मोबाइल कमांड पोस्ट, रखरखाव सहायता वाहन और ट्रांसपोर्ट लोडर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। युद्धाभ्यास त्रिशूल में भारत ने पश्चिमी सरहद पर हवा से जमीन तक दिखाई ताकत। जहां दोस्तों रेगिस्तान की तपती रेत पर शुक्रवार को भारतीय सेना की शक्ति गरज उठी। जैसलमेर में फैले विशाल मरुस्थल में सेना ने अपने संयुक्त हथियार अभियान का शानदार प्रदर्शन किया। आसमान से उड़ते हेलीकॉप्टर और जमीन पर दौड़ते टैंक एक साथ दिखे, जिससे कोई जंग अभी शुरू होने वाली हो। दरअसल भारत की 3 सेनाएं इन दिनों पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है, जिसका नाम युद्धाभ्यास त्रिशूल दिया गया है।
करीब 30,000 सैनिक इस अभ्यास में अपना दमखम दिखाकर दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। युद्धाभ्यास में कमांड पोस्ट से हर यूनिट पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन और सैटेलाइट से आई रियल टाइम तस्वीरें स्क्रीन पर है। ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि तकनीकी तैयारियों का इम्तिहान है। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी और तेजस्वी नील बटे सन्नाटा। मोदी ने फॉरबिसगंज में भरी हुकार, कहा फिर जीत रहे बिहार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया के फॉरबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद उन्होंने मांगा। अररिया की 6 विधानसभा फॉरबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट के अलावा पूर्णिया के बनमनखी, सुपौल के त्रिवेणीगंज और छातापुर की जनता से एनडीए प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट मांगे। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश को मिलेगी 4 नई वंदे भारत ट्रेनें। पीएम मोदी 8 नवंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक साथ 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस और खजुराहो, लखनऊ और सहारनपुर, फिरोजपुर और दिल्ली तथा एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच चलेंगी। ये नई ट्रेनें देश के प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा के समय को कम करेगी और इसके साथ ही क्षेत्रीय गतिशीलता को बढ़ाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ देश भर में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। बनारस खजुराहो वंदे भारत इस रूट पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित करेगी और वर्तमान में चल रही स्पेशल ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत ये यात्रा लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोतिहारी में बोले अमित शाह, कट्टा वाली सरकार चाहिए या पाकिस्तान पर गोला बरसाने वाली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मोतिहारी में एक चुनावी रैली में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता से पूछा कि उन्हें कट्टा वाली सरकार चाहिए या पाकिस्तान पर गोला बरसाने वाली सरकार, और कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत को जल्द मिलने वाली है गुड न्यूज। यूएस से होने वाली है बड़ी डील, 10 साल का प्लान तैयार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी सेनेटर स्टीव डेंस से मुलाकात की और वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार संबंधों 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर के साथ साथ दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। गुरुवार को साझा किए गए एक बयान में क्वात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके मजबूत समर्थन के लिए डेंस को धन्यवाद दिया। डेंस अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सीनेट के विदेश संबंध समिति के सम्मानित सदस्य सेनेटर स्टीव डेंस से मिलना सम्मान की बात थी। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में उनके मजबूत समर्थन के लिए सेनेटर का धन्यवाद। हमने वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार संबंधों 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौतों पर हस्ताक्षर और हमारे देश के बीच प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में सहयोग के अवसरों पर उपयोगी बातचीत की। अमेरिकी सीनेट में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में उनके नेतृत्व की सराहना करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समंदर में भारत का महाशक्ति वाला खेल, प्रशांत से अफ्रीका तक बिछाया समुद्री जाल, दुश्मन की हर चाल होगी फेल। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर से लेकर अफ्रीकी तटों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2025 में अपने रणनीतिक उपस्थिति और साझेदारियों के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि समुद्री शक्ति के मोर्चे पर भारत अब महाशक्ति की भूमिका निभाने को तैयार है। अदन की खाड़ी में सुरक्षा तैनाती, अफ्रीकी देशों के साथ प्रशिक्षण सहयोग और दक्षिण पूर्व एशिया में पोर्ट कॉल के जरिए भारत ने न सिर्फ अपनी सागर नीति को जमीन पर उतारा बल्कि अपने सहयोगियों को यह संदेश भी दिया कि हिंद महासागर अब भारत के प्रभाव क्षेत्र में मजबूती से शामिल है। ये सक्रियता सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता का प्रतीक है। डकैती विरोधी अभियानों, मानवीय सहायता मिशनों और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यासों ने भारत को क्षेत्र का अविश्वसनीय सुरक्षा भागीदार बना दिया है। भारतीय नौसेना ने अपनी दीर्घकालिक गश्त जारी रखी। ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद अहम है, लेकिन समुद्री डकैती की घटनाओं से अक्सर अस्थिर रहता है। भारतीय युद्धपोत लगातार इस क्षेत्र में गश्त करते रहे ताकि
किसी भी तरह की डकैती या समुद्री खतरे को रोका जा सके। नौसेना की टीमें जिबूती और सोमालिया के तटों के पास भी मौजूद रही ताकि जरूरत पड़ने पर व्यापारिक जहाज़ों को तत्काल सहायता दी जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में दुनिया की नज़र। दक्षिण अफ्रीका और कोलंबिया के प्रतिनिधि बने भारतीय चुनाव व्यवस्था के गवाह। जी हाँ दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि बिहार आए हुए हैं, जिससे वो यहाँ के चुनाव और मतदान प्रक्रिया को नज़दीक से देख और समझ सकें। ये प्रतिनिधि नालंदा, मुजफ्फरपुर, सारण जैसे जिलों में पहुंचे और मतदान केंद्रों पर गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का एक दल सबसे पहले नालंदा जिला पहुंचा और वहां पर उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने देखा कि कैसे ग्रामीण इलाकों में भी मतदाता उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं। इसके बाद ये ग्रुप मुजफ्फरपुर गया और वहां स्थानीय प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों ने उन्हें पूरे चुनाव प्रबंधन की जानकारी दी। प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव को देखना एक प्रेरणादायक अनुभव है। उन्होंने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित और तकनीकी रूप से एडवांस है। पटना में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की और बिहार में चुनाव प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था के बारे में उन्हें सब बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अफगानिस्तान से जंग ही होगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने तालिबान को दी युद्ध की खुली धमकी। इस्तांबुल बैठक से पहले बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने काबुल की तालिबान सरकार को खुली धमकी दी है, जिसमें अफगानिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य धमकी की बात कही गई है। आसिफ की ये भड़काऊ टिप्पणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की इस्तांबुल में होने जा रही बैठक से कुछ घंटे पहले ही आई है। ये बयान ने तनाव को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है और घातक सीमा झड़पों और ड्रोन हमलों को समाप्त करने के प्रयासों पर काले बादल मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान और अफगान प्रतिनिधिमंडल 6 नवंबर गुरुवार को तीसरे दौरे की बैठक के लिए इस्तांबुल में मिलेगा। बुधवार को जब टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान जब आसिफ से पूछा गया कि अफगानिस्तान तालिबान के साथ बैठक में कामयाबी नहीं होती तो क्या होगा, इस पर आसिफ ने कहा कि अगर बैठक में कामयाबी नहीं होती है तो जंग ही होगी। आसिफ ने काबुल की तालिबान सरकार पर आतंकवादियों को पनाह देने और सीमा पार होने वाले हमलों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। अफगान तालिबान ने इन आरोपों का खंडन किया है और पाकिस्तान के अफगान नागरिकों पर ड्रोन हमले की निंदा की है। तालिबान ने पाकिस्तान पर ISIS आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। POK में फिर बवाल। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जन जी मुनीर सेना के हाथ पांव फूले। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिंसक अशांति के बाद एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। इस बार शिक्षा में सुधार को लेकर जनरेशन जी इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। छात्रों के नेतृत्व वाला यह आंदोलन इतना प्रभावी है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर के हाथ पांव फूलने लगे हैं। इस कारण मुनीर के निर्देश पर POK में बड़े पैमाने पर सेना और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है। POK के छात्रों ने लगातार बढ़ती फीस और गलत मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में इसकी शुरुआत की। अब ये प्रदर्शन विरोध प्रदर्शनों में बदल गया है। इससे पूरे क्षेत्र में गंभीर अशांति फैलाई गई है। बड़े पैमाने पर POK के आम लोग भी इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। इनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार जानबूझकर POK के लोगों के हकों को छीन रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये पाकिस्तान नहीं जहां सरिया कानून, बुर्का पहने मतदाताओं की जांच पर गिरिराज सिंह की खड़ी खड़ी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज का मतदान खत्म हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी गुरुवार को अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि बुर्का पहने मतदाताओं की कड़ी जांच होनी चाहिए ताकि वोटिंग में धांधली ना हो सके। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। भारत में शरिया कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पहचान की जांच जरूरी है। गिरिराज सिंह ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये भारत है, यहाँ चुनाव आयोग के नियम लागू होते हैं, है ना। जब बुर्का पहने कोई महिला आधार कार्ड बनवाने जाती है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाती? जब वो एयरपोर्ट जाती है तो क्या कहीं रिजर्वेशन कराने जाती है तो क्या वो चेहरा नहीं दिखाती? जब वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जाती है तो क्या वो चेहरा नहीं दिखाती? आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हर बूथ पर सशस्त्र बल, सभी सीमाएं सील, 4.5 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है।
चुनाव कार्य में करीब 4.5 लाख सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, जिनमें 1500 कंपनियां केंद्रीय बल शामिल हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र बल, एसएसबी, होमगार्ड आदि की भी ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव को देखते हुए नेपाल सहित सभी जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। दियारा क्षेत्र में घुड़सवार दल को तैनात किया गया है। केंद्रीय बलों के अलावा बिहार पुलिस के 60,000 कर्मियों को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों से आए रिजर्व बटालियनों के करीब 2000 जवान, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 30,000 जवान, 20,000 से ज्यादा होमगार्ड और लगभग 19,000 प्रशिक्षु सिपाहियों को भी चुनावी कार्य में लगाया गया है।